नमस्कार साथियों, मैं इसके दमीवाल आप सभी साथियों का एक बार फिर से 5G क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। टॉपिक है अपना प्रोनाउन, क्लास नंबर ये है फोर्थ। इससे पहले हम टोटल 3 क्लास कर चुके हैं ये प्रोनाउन की, ये जिसमें हमने उसका बेसिक जाना और एक डिस्ट्रीब्यूटिव जो प्रोनाउन हुआ करता है उसको डिटेल में हमने रीड किया ही है। पर्सनल पॉजेसिव को भी हमने पूरी तरीके से जान लिया है और आज हम देखेंगे रिलेटिव और रिफ्लेक्सिव। और उससे पहले मैं चाहूंगा एक बार आप कमेंट करके बता दें कि साउंड साउंड वगैरह सब कुछ सही है क्या ये। जी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। साउंड वगैरह सब कुछ सही है, सब कुछ क्लियर है। ठीक है जी। तो देखिएगा एक बार, लास्ट एक पॉइंट था हमारा जो उसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हमें देखना था और वो कौन सा है लिखिएगा एक बार। मैंने कहा वी यू दे प्लस ईच या एवरी प्लस वर्ब। तो ये जो वर्ब आएगी ना यहां, वो आएगी इनके अकॉर्डिंग। इनके अकॉर्डिंग का मतलब क्या हुआ, प्लूरल आएगी ये। अगर कोई ऐसी कंडीशन आती है ना, ये उस कंडीशन में ये। तो मैंने कहा वी यू और दे, ईच या एवरी, और वर्ब कौन सी आनी है, प्लूरल। जैसे कि वी ईच हैव एडवाइज्ड हिम, वी ईच हैव एडवाइज्ड हिम टू गिव अप स्मोकिंग। ये मैंने कहा इस कंडीशन में ध्यान रखिएगा, अगर इनसे पहले ईच या एवरी से पहले अगर वी यू और दे, अगर इनमें से तीनों में से किसी का भी यूज हो जाता है, हालांकि ऐसा क्वेश्चन आया नहीं है लेकिन हो सकता है आगे चलकर आ जाए, तो उस कंडीशन में ध्यान रखिएगा वर्ब जो आएगी नहीं वो इनके अकॉर्डिंग आएगी, मतलब कि प्लूरल आएगी ये। तो यहाँ हैव होगा ना कि हैज होगा। ये एक छोटा सा पॉइंट था, ये एक बार आप नोट कर लीजिएगा। ये हो सकता है आने वाले टाइम में ऐसा क्वेश्चन उठा लिया जाएंगे। तो वी यू और दे और ईच और एवरी, मैंने कहा कि वर्ब कैसे आनी है, प्लूरल आनी है ये। वर्ब कैसे आएगी, प्लूरल। जी देखिए, उसके बाद ध्यान रखिएगा प्रोनाउन के अंदर जो है एक छोटा सा पॉइंट मैं आपको लिखा रहा हूं, लेकिन वो छोटा नहीं है, एक तरह से प्रोनाउन की रीढ़ की हड्डी मान लेना, जैसे क्वेश्चन उसमें उठाए जाते हैं जनरली। पॉइंट ये है कि जिस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, देखो जिस सब्जेक्ट के, इसको लैंग्वेज में ना लिख के वैसे लिखते हैं ये। मैंने कहा अगर कोई सब्जेक्ट है ना, ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या आया करती है, वर्ब आया करती है ये बात आपको भी पता है। ये अगर आगे कोई प्रोनाउन पूछता है, अगर कोई आगे प्रोनाउन पूछेगा तो वो किसके अकॉर्डिंग आएगा, वो इसी के अकॉर्डिंग आएगा ये।
मेरे कहने का मतलब क्या है, मैं आपको बता दूं कि अगर ये सब्जेक्ट प्लूरल है या सिंगुलर है, तो मैंने कहा उस कंडीशन में, अगर सिंगुलर है तो उस कंडीशन में वर्ब भी सिंगुलर आनी है। प्रोनाउन भी मतलब क्या होगा, इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही आगे चलेगा, ये इसी के अकॉर्डिंग चलना है। अगर ये प्लूरल होगा तो वर्ब भी कैसे आनी है, वर्ब भी प्लूरल आनी है, और प्रोनाउन जो होगा वो भी प्लूरल, मतलब इसके अकॉर्डिंग आएगा, जो भी होगा वहां पर सब्जेक्ट ये, उसके अकॉर्डिंग प्रोनाउन चलेगा ये। उसके बाद में देखिएगा, हाँ उसके बाद भी क्या कहना चाह रहा हूं, ये मैंने कहा कि जिस सब्जेक्ट की बात होती है नहीं है उसके अकॉर्डिंग आता है वर्ब, और प्रोनाउन भी उसी के अकॉर्डिंग आया करता है, ये वर्ब भी उसी के अकॉर्डिंग आएगी और प्रोनाउन भी उसी के अकॉर्डिंग आएगा ये। उसके अलावा मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जैसे हमारे पास में सब्जेक्ट थे वन और बड़ी वाले, ये कौन सा था, वन और बड़ी वाला ये। तो मैंने कहा वन और बड़ी से एंड होने वाले, ध्यान रखिएगा पॉइंट को नोट करिएगा ये, मैंने कहा वन और बड़ी से एंड होने वाले टोटल कितने शब्द थे, 8 शब्द थे मेरे पास में, ये कितने शब्द थे, 8 शब्द थे ये। मैंने कहा इनके साथ जो वर्ब हम यूज कर रहे थे ये, वो वर्ब कैसे थी, वो वर्ब थी सिंगुलर। इसका मतलब ये हुआ कि इनके लिए जो प्रोनाउन यूज होगा, इनके लिए जो प्रोनाउन यूज होगा वो कौन सा ग्रुप होगा, वो होगा ही या सी वाला। 99% जो है वो ही वाला, और सी वाला जो होगा वो होगा 1%। कितना परसेंट, 1% ये। इनसे एंड होने वाले टोटल 8 शब्द थे, और मैंने कहा कि ये सिंगुलर होते हैं तो इनके साथ जो वर्ब आनी है वो कैसे आनी है, सिंगुलर आनी है ये, और जो प्रोनाउन आएगा वो भी कैसे आएगा, सिंगुलर ही आना है ये। इसके अलावा हमने एक पॉइंट और देखा था, ये ध्यान रखिएगा, बहुत काम की चीज है जो मैं बता रहा हूं अभी आपको ये। एक काम की चीज हमने क्या देखी थी, मैं आपको बताऊं कि थिंग, क्या देखा था हमने, थिंग। ये थिंग से एंड होने वाले टोटल शब्द कितने थे, 4 शब्द थे। इनके साथ जो वर्ब आ रही थी वो कैसे आ रही थी, सिंगुलर आ रही थी, ये कैसे आ रही थी, सिंगुलर। ये प्रोनाउन का कौन सा ग्रुप यूज होगा, प्रोनाउन का इनके लिए जो ग्रुप यूज होता है नहीं, ये वो कौन सा होता है, इट वाला होता है ये। इनके लिए कौन सा होगा, इट वाला, और इनके लिए ही और सी वाला। 99% हम ही वाला यूज करते हैं, 1% चांसेस रहते हैं कि हम सी वाला यूज करेंगे, लेकिन दोनों सही है ये। तो मैंने कहा वन और बड़ी से एंड होने वाले 8 शब्द थे ये, उनके साथ जब भी वो एज ए सब्जेक्ट के रूप में आते हैं तो वर्ब आप सिंगुलर लगाएंगे, प्रोनाउन भी सिंगुलर लगाएंगे, लेकिन कौन सा, ही या सी ग्रुप का ये। अगर पॉजिटिव केस पूछेगा तो हिज या हर, ऐसे यूं लगाएंगे हम। जनरली क्या करता है वो देयर दे दिया करता है ये। इसके अलावा मैंने कहा थिंग, नथिंग, समथिंग, एनीथिंग, जो भी है 4 शब्द है हमारे पास में, और उनके साथ वर्ब कैसे आनी, सिंगुलर आनी है। और उसके साथ साथ मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो प्रोनाउन का यूज करेंगे वो कौन सा ग्रुप यूज करेंगे, इट वाला यूज करेंगे ये। कौन सा करेंगे, इट वाला ये। इसके अलावा डायमंड रूल्स ऑफ ग्रामर के अंदर एक बार इसको नोट कर लीजिए, फिर हम देखते हैं आगे पॉइंट। ये डायमंड रूल्स ऑफ ग्रामर में मैंने एक दो पॉइंट आपको कुछ और बताए थे, और उसी से रिलेटेड शायद हमने इस क्लास में भी कुछ पॉइंट किए थे ये। ठीक है, अब देखिए हमने क्या पढ़ा था ये, इसी के अंदर हमने पढ़ा था कि नाउन पढ़ा था ना, तो उसमें एक पॉइंट हमने नोट किया था, आपको याद हो, कलेक्टिव नाउन। ये कौन सा, कलेक्टिव नाउन ये। तो देखिए कलेक्टिव जो नाउन होती है, मैंने कहा कलेक्टिव जो नाउन हुआ करती है ये, उसके साथ हम वर्ब कैसे यूज कर रहे थे, ये हम दो वर्ब यूज कर रहे थे ये। कौन कौन सी, हम सिंगुलर वर्ब भी यूज कर रहे थे और प्लूरल भी यूज कर रहे थे ये। लेकिन उसकी शर्त क्या थी, उसकी शर्त यह थी कि सिंगुलर वर्ब तो हम तब यूज कर रहे थे जब वो एकमत होते,
एक यूनिट के रूप में काम कर रहे थे ये। लेकिन जब वो एकमत नहीं थे, मतलब कि डिवाइड हो रहे थे ये, तब हम वर्ब कौन से यूज कर रहे थे? प्लूरल यूज कर रहे थे ये। कौन सी यूज कर रहे थे? प्लूरल यूज कर रहे थे ये। तो मैंने कहा हम यहां एकमत होने की कंडीशन में सिंगुलर वर्ब, और प्लूरल की कंडीशन में कौन सा, सॉरी डिवाइड होने की कंडीशन में प्लूरल वर्ब ये। अब बोले कि अगर इसी के लिए मैं प्रोनाउन की बात करूं तो बोले मैं कौन सा यूज करूंगा ये। तो देखो, एकमत होने की बात करेगा तब सिंगुलर वर्ब है, तो सिंगुलर जो प्रोनाउन होगा ना वो कौन सा ग्रुप चलेगा? वो चलेगा इट वाला। अभी आपकी जो प्रैक्टिस क्लास चल रही है उसमें भी मैंने आपको अभी एक क्वेश्चन शायद आया था, कौन सा था, ऑडियंस वाला एक क्वेश्चन था जो मैंने आपको बताया था ये। अ, और इसके अलावा मैंने कहा कि अगर यहां ये डिवाइड होते हैं तो प्लूरल वर्ब है, तो इसका मतलब ये है कि जी इसके साथ जो प्रोनाउन का ग्रुप चलेगा वो कौन सा चलेगा? वो चलेगा दे वाला। कौन सा चलेगा? दे वाला ही। तो मैंने कहा यहां तो चलेगा दे वाला ग्रुप, और यहां कौन सा चलेगा? इट वाला ग्रुप ही है। यहां कौन सा चलेगा? इट वाला ग्रुप ही है। सिंगुलर की कंडीशन में हम इट वाला ग्रुप चलाते हैं, और प्लूरल की कंडीशन में हम कौन सा चलाते हैं? दे वाला ग्रुप चलाते हैं ये। इससे रिलेटेड भी कभी कभार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं ये भी एक बार आप नोट करिएगा ये। जैसे मैंने कहा द जूरी हैज गिवन इट्स वर्डिक्ट। द जूरी हैज गिवन इट्स वर्डिक्ट। तो मैंने कहा हैज, वहां सिंगुलर वर्ब का मैं यूज कर रहा हूं, तो इसका मतलब आगे जब मैं प्रोनाउन यूज करूंगा तो कौन सा यूज करूंगा? मैं यूज करूंगा सिंगुलर, और वो भी कौन सा? इट वाला पोर्शन ही है। और अगर मैं बात करता हूं प्लूरल की डिवाइड होने की कंडीशन में, तो उस कंडीशन में हम यूज करते हैं कौन सा? देयर का ही। किसका यूज करेंगे? देयर का। सॉरी, दे वाला, मतलब दे की जितनी भी कंडीशन बनती है वो सारी सारी यूज होगी इनके लिए ये, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन कभी कभार पूछ लिया जाता है ये। तो ये नोट करिएगा आप एक बार। और ठीक है, अब मैंने कहा कि अगर बात करते हैं हम एक मत की, तो ये तो कंडीशन हो गई है। फिर एक बार बता दूंगी, जिसकी बात होती है ना ये, जिसके अकॉर्डिंग वर्ब आती है, जिसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग वर्ब आती है। ये मैं पॉइंट क्यों लिखा रहा हूं? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। जिसके अकॉर्डिंग वर्ब आती है उसी के अकॉर्डिंग प्रोनाउन आएगा। उसी के अकॉर्डिंग प्रोनाउन आता है। जी, जिसके अकॉर्डिंग वर्ब आती है ना ये, उसी के अकॉर्डिंग क्या आएगा? प्रोनाउन का यूज करते हैं ये एक ऐसा पॉइंट है जो आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा फायदा करेगा ये। इस पॉइंट से जितना, मतलब ये जो ऊपर जितनी चीजें हमने लिखी है ना ये, उनका कोई तुक ही नहीं है एक तरह से ये। अगर आपको ये पॉइंट समझ में आया है तो ये बोले कि कैसे ये। अभी हमने कहा कि समवन, समथिंग वगैरह जो भी है ये, तो मैंने कहा कि उनके साथ में सिंगुलर वर्ब आती है, तो इसका मतलब मैंने कहा कि प्रोनाउन भी कैसा आना चाहिए? सिंगुलर ही आना चाहिए। यही तो हुआ, ये व्यक्ति के लिए यूज होते हैं, तो सिंगुलर में व्यक्ति के लिए कौन सा होता है? ही और सी होता है ये सिंगुलर में ये। फिर बात की हमने, बोले कि थिंग वाले चार शब्द है हमारे पास में ये, तो मैंने कहा उनके साथ वर्ब कैसे? सिंगुलर। लेकिन मैंने कहा कि वो तो निर्जीव चीजों के लिए यूज करते हैं जनरली हम ये, तो मैंने कहा जब वो नॉन लिविंग के लिए यूज करते हैं तो जाहिर सी बात है नॉन लिविंग के लिए सिंगुलर कौन सा होगा? इट वाला होगा पोर्शन ये। तो मैंने कहा ये जो लाइन मैंने लिखी है ना ये, इसका जितना ऊपर पूरा मैटर लिख दिया ना, उसी का सार ये है कि जिसके अकॉर्डिंग वर्ब आती है ना ये, उसी के अकॉर्डिंग ये प्रोनाउन आएगा। बोले कि ऐसा कैसे? ये जैसे मैंने कहा डायमंड रूल्स ऑफ ग्रामर में हमने एक चीज पढ़ी थी, याद हो आपको ये, कि दो सब्जेक्ट अगर कनेक्ट होते हैं, विद, अलोंग विद, टुगेदर विद, एज वेल एज, अगर कुछ आपको याद हो, ये वर्ब किसके अकॉर्डिंग थी? पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। इसका मतलब आगे जो प्रोनाउन जितने भी यूज होंगे वो किसके अकॉर्डिंग? उसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ये लाइन वही चीज बोल रही है। हमने ये पढ़ा था नाइदर नॉर, आइदर और, नॉट ओनली बट आल्सो, ऐसे कुछ पॉइंट हमने पढ़े थे और वगैरह ये,
कि अगर इनसे दो सब्जेक्ट कनेक्ट होते हैं तो वर्ब आती है सेकंड वाले के अकॉर्डिंग है, मतलब कि पास वाले के अकॉर्डिंग एक तरह से हम बोल सकते हैं ये। तो जिसके अकॉर्डिंग वर्ब आ रही है ना उसी के अकॉर्डिंग आपको प्रोनाउन का यूज करना है। ये मेन खेल है इसके अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज यही थी इसमें ये। यहां तक कर लिए नोट? तो ये जो पॉइंट हमने लिखा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इसको ये। ठीक है, अब लिखिएगा रिलेटिव प्रोनाउन। अब जो पॉइंट हमारा वो है रिलेटिव प्रोनाउन। हालांकि शायद हमने इसको वैसे कर लिया था डायमंड रूल्स में, लेकिन फिर भी मैं एक बार और आपको बता देता हूं ये, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है ये। रिलेटिव प्रोनाउन संबंध सूचक बोलते हैं इनको ये। संबंध सूचक सर्वनाम। तो रिलेटिव प्रोनाउन का अर्थ क्या निकलता है? संबंध सूचक प्रोनाउन। इससे रिलेटेड एग्जाम में अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं ये। लिखिए हु, विच, दैट। हु, विच, दैट, whom, whose, what। ये सभी क्या कहलाते हैं? ये सभी कहलाते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन। ये सभी कहलाएंगे रिलेटिव प्रोनाउन ये। तो मैंने कहा हु, विच, दैट, होम, हुज और वाट, ये सारे के सारे क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है ये। सारे के सारे क्या है? ये रिलेटिव प्रोनाउन है ये। हु, विच, दैट, होम, हुज और वाट ये। इसमें वाट को अगर हम छोड़ दे तो बाकी जितने रिलेटिव प्रोनाउन है उनका यूज हम इनके एंटीसीडेंट, मतलब कि इससे पहले आने वाली जो चीज है नहीं उसके अकॉर्डिंग हम करते हैं। तो लिखिएगा स्टार लगा के एक पॉइंट, वाट को छोड़कर, वाट को छोड़कर अन्य शब्दों का यूज, अन्य शब्दों का यूज, अन्य शब्दों का यूज इनके एंटीसीडेंट के अनुसार। एंटीसीडेंट का मतलब क्या होता है? पूर्व पद बोलते हैं एक तरह से इसको हम ये, पूर्व पद। एंटीसीडेंट के अनुसार किया जाता है, अनुसार किया जाता है। इसको छोड़ देनी है, बाकी जितने शब्द हैं इनका यूज हम क्या करते हैं? इनका जो एंटीसीडेंट है वो क्या है? वो लिविंग है, नॉन लिविंग है, या क्या चीज है ये, उसके अकॉर्डिंग इनका यूज हम करते हैं ये। जी देखिए, मैंने कहा वाट को छोड़कर अन्य जो शब्द है ये, वाट को छोड़कर अन्य शब्दों का यूज इनके एंटीसीडेंट के अनुसार किया जाता है ये। इसको अगर छोड़ देनी है बाकी जितने भी शब्द है उनका ये। इनका यूज कैसे कैसे करते हैं अभी हम देखते हैं एक बार। देखिए सबसे पहले हम देख लेते हैं एक बार इसको।
लिखिएगा आप ये, एक पॉइंट और लिख लीजिए, फिर देखते हैं ये रिलेटिव प्रोनाउन के बाद आने वाली वर्ब, रिलेटिव प्रोनाउन के बाद, रिलेटिव प्रोनाउन के बाद आने वाली वर्ब, आने वाली वर्ब इनके इनके एंटीसीडेंट के अनुसार आती है। इनका जो एंटीसीडेंट होगा ना, पूर्व पद, ये उसके अनुसार आती है ये। रिलेटिव प्रोनाउन के बाद आने वाली वर्ब जो होती है वो इनका जो एंटीसीडेंट होगा, इससे पहले जो पद आ रहा है एक तरह से, ये नाउन प्रोनाउन जो भी है ये, वो उसके अकॉर्डिंग यूज होगी ये। वो सिंगुलर है तो वहां वर्ब भी उसके बाद कैसे आनी है, सिंगुलर ही आनी है ये। कैसे आनी है, सिंगुलर ही है। जैसे एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, इट इज आई हु इज टू बी ब्लेम्ड। यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था ये। तो मैंने कहा हु, विच, दैट, ये जितने भी रिलेटिव प्रोनाउन है, तो इनमें क्या होता है कि जनरली इनको रिलेटिव प्रोनाउन कब बोलते हैं, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है ये। क्योंकि इनसे पहले क्या यूज करते हैं, एंटीसीडेंट यूज करते हैं, वरना तो हम इसको वो भी तो बोल सकते थे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन ये। तो मैंने कहा इनसे पहले हम एंटीसीडेंट का यूज किया करते हैं ये। तो मैंने कहा इस आई के अकॉर्डिंग यहां ये वर्ब आनी है ये। तो मैंने कहा कि जी क्या आई के अकॉर्डिंग आनी है, मतलब कि इज की जगह क्या यूज करेंगे आप यूज करेंगे एम का। किसका, एम का। इनको रिलेटिव प्रोनाउन क्यों बोल रहे हैं, सॉरी हाँ, रिलेटिव प्रोनाउन हम क्यों बोल रहे हैं, इनको इंट्रोगेटिव क्यों नहीं बोल रही है। तो मैंने कहा रिलेटिव इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इनसे पहले हम यूज करते हैं किसका, एंटीसीडेंट का यूज किया जाता है, इसलिए इनको हम बोलते हैं जनरली रिलेटिव प्रोनाउन ये। तो मैंने कहा और एंटीसीडेंट जो होगा, इससे पहले का जो पद होता है ये, उसी के अकॉर्डिंग यहां जो वर्ब आती है वो इसी के अकॉर्डिंग चलेगी ये। यहां ये सिंगुलर है तो ये सिंगुलर आना है, प्लूरल है तो ये प्लूरल आना है ये एक अच्छा पॉइंट है। यहां से एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं ये। बोले यहां और कैसे क्वेश्चन घुमा सकता है, थोड़ा सा हम उस चीज को भी देख लेते हैं ये, उस चीज को भी हम देख लेते हैं ये। तो इसमें क्या करेंगे आप, इज की जगह एम करेंगे ये। जैसे मैंने कहा द स्टूडेंट हु वर्क्स hard, the student who works hard, he gets success easily। ये क्वेश्चन एग्जाम में ही पूछा हुआ है। ये जो क्वेश्चन हमने लिखा है ये, वो एग्जाम में ही पूछा गया है ये। तो देख, बोले कितने क्वेश्चन घुमा सकता हूं, सारी चर्चाएं करेंगे ये। सबसे पहले मैंने क्या कहा जी, कि सबसे पहले तो मैंने ये लिखा कि यहां हु लिखा जी, ठीक है जी। आपने हु लिखा, हु के बाद में जो आपने वर्ब यूज की, पहले देखो रिलेटिव प्रोनाउन है कि बिल्कुल है जी, इससे पहले एंटीसीडेंट का आप यूज कर रहे हैं ये। तो मैंने कहा इसको हम बोलेंगे क्या, रिलेटिव प्रोनाउन ये। तो मैंने कहा कि रिलेटिव प्रोनाउन ये है ये, ठीक है ये। आप बोले कि यहां जो वर्ब आ रही है वर्क्स, ये वो किसके अकॉर्डिंग आ रही है, वो आ रही है आपका जो स्टूडेंट है वो ये सिंगुलर है कि बिल्कुल है जी है। तो मैंने कहा इस कंडीशन में जब दूसरा सेंटेंस आता है ये, जब दूसरा सेंटेंस कैसे, द स्टूडेंट हु वर्क्स हार्ड, और फिर मैंने कहा सेंटेंस यहां स्टार्ट हुआ, इस कंडीशन में आप ये प्रोनाउन यूज नहीं करेंगे दोबारा, क्योंकि आप वो किसके लिए कर रहे हैं, आप स्टूडेंट के लिए यूज कर रहे हैं। तो दूसरी बार हमें इस सब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। यहां से जब क्वेश्चन उठता है तो कई बार स्टूडेंट गलती
कर जाया करता है, वो भूल जाता है कि यहाँ ये सही है या गलत है ये। तो मैंने कहा ये ध्यान रखिएगा, रिलेटिव प्रोनाउन वाली कंडीशन के अंदर जो दूसरा सेंटेंस स्टार्ट होता है उसका फिर हम सब्जेक्ट यूज नहीं करते हैं, ये सब्जेक्ट यूज नहीं करते हैं ये, क्योंकि ये बात ही इसी की कर रहा है ये। तो यहां ही का यूज नहीं होगा, यहां ही का यूज नहीं होगा। ये एक अच्छा पॉइंट है जो एग्जाम में जनरली उठाया जाता है। ये इस टाइप के क्वेश्चन जो है एग्जाम में उठाए जा चुके हैं पहले भी, और उम्मीद है आगे भी उड़ते रहेंगे ये। इसको नोट करिएगा, और फिर हम देखते हैं अब कि इनमें डिफरेंस क्या होता है ये, कि क्या किसी का भी यूज कहीं कर सकते हैं या कुछ और कोई प्रॉब्लम है क्या है, वो सारी चर्चाएं करते हैं। लेकिन फिलहाल एक बार आप इसको नोट करिएगा दोस्त। तो मैंने कहा इस कंडीशन में ध्यान रखेगा, आप इसका यूज नहीं करेंगे ये, तो यहां से आप ही हटाएंगे। मैंने कहा जो वर्ब का यूज आप कर रहे हैं वो उसके एंटीसीडेंट के अनुसार होगा। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं ये। अब लिखिएगा आप, बोले कि हु, एक है होम और एक है मेरे पास में हुज, एक है मेरे पास में विच। ये चार चीज है, और एक यहां लिख देता हूं दैट। पांच पॉइंट है मेरे पास में। हु का जो यूज है नहीं, एक्चुअल में देखा जाए तो हु आप कह सकते हैं जैसे आई है, आई का सब्जेक्टिव केस है कि बिल्कुल है जी। ये क्या होता है एक तरह से, ये देखा जाए तो सब्जेक्ट के स्थान पर यूज होता है। ये किसके स्थान पर? सब्जेक्ट के स्थान पर। ये सब्जेक्ट के स्थान पर ही यूज किया जाता है ये। बोले कि ये क्या है? ये है पजेसिव केस। तो मैंने कहा जैसे आई की पजेसिव केस क्या होती है? माई होती है। क्या होती है? माई होती है। जैसे माई फादर, मैंने कहा माई फादर, तो मैंने कहा हुज फादर, तो मैंने कहा कि ये जो है ना ये होती है पजेसिव केस। ये होती है पजेसिव। तो फिर बोले वो क्या है? ये हुम क्या है? हुम है ऑब्जेक्ट, मतलब कि ये ऑब्जेक्ट के स्थान पर। ये किसके स्थान पर? ऑब्जेक्ट, मतलब कि जैसे कि मी, जैसे कि मी। तो मैंने कहा कि ऑब्जेक्ट के स्थान पर यूज होती है। तो ये लो जो ऑब्जेक्ट आ गया, वो पजेशन होता है, पजेसिव केस होती है वो। ठीक है। अब बोले कि इनका यूज कहां करते हैं? इनका यूज जो है वो हम कहां करते हैं? ये देखिए, जो ये है ना, कौन कौन से, हु और हुम, इनका तो आप दोनों का यूज, किसका? हु का और हुम का तो यूज कर दो पर्सन के लिए, व्यक्ति के लिए यूज होगा। ये किसके लिए होगा? व्यक्ति के लिए यूज होगा। फिर बोले कि इनका बाकी का कहां यूज होगा? तो बाकी का देखो, मैंने कहा ये पजेसिव केस है, ये सभी के लिए होती है। ये सभी के लिए यूज होती है। फॉर ऑल सब्जेक्ट, फॉर ऑल सब्जेक्ट। ठीक है जी। फिर बोले विच का यूज कहां करेंगे? इनका विच का यूज हम जनरली क्या करते हैं? सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की जगह, ये सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की जगह। और इसका यूज आप करते हैं एनिमल, जानवर वगैरह होते हैं ये, उनके लिए, या कोई चीज हो निर्जीव वगैरह उसके लिए। तो जानवरों के लिए और चीजों के लिए यूज किसका करते हैं आप? विच का यूज करेंगे। ये किसका करेंगे? विच का यूज करेंगे। और मैंने कहा कि हु का यूज और होम का यूज कहां करेंगे? देखो, हु और होम ये तो आएगा व्यक्ति के लिए। हु का मतलब ये होता है सब्जेक्ट के स्थान पर, मतलब कि आई, और ये होता है मैंने कहा ऑब्जेक्ट के स्थान पर, मतलब मी। हुज होता है क्या? पजेसिव केस, मतलब कि माई हुआ जैसे। अब बात करते हैं विच की, तो मैंने कहा विच जो है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों के स्थान पर यूज किया जाता है। और ये होगा किसके लिए? ये होगा जानवरों के लिए और चीजों के लिए। फिर बोले कि ये जो आप यहां नीचे लिख रहे हैं दैट, बोले ये किसके लिए होगा? ये सबके लिए होगा। ये किसके लिए होगा? ये सभी के लिए होगा। ये सभी के लिए होगा। जानवरों के लिए भी यूज कर सकते हो और व्यक्ति के लिए भी यूज कर सकते हो, मतलब कि फॉर ऑल सब्जेक्ट, फॉर ऑल सब्जेक्ट। आप सभी सब्जेक्ट के लिए इसका यूज कर सकते हैं। ये आप चाहें तो हु की जगह भी यूज कर सकते हैं, और आप चाहें तो विच की जगह भी इसे यूज कर सकते हैं। ये
इसको सभी सब्जेक्ट के लिए हम यूज कर सकते हैं ये, मतलब कि चाहे वो पर्सन हो, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो थिंग्स हो, सभी के लिए यूज कर सकते हैं दैट का। लेकिन दैट की कुछ कंडीशन ऐसी होती है कि वहां ना तो हु आता ना विच आता, यही आया करता है। वो क्या कंडीशन है उसकी चर्चा है थोड़ी देर में हम करेंगे। फिलहाल ये आप नोट करिएगा, ये हु का और हुम का यूज तो होता है व्यक्ति के लिए, ये होता सब्जेक्ट मतलब कि आई, जैसे मैंने कहा वो होता ऑब्जेक्ट मतलब कि मी, और एक नीचे स्टार लगा के एक पॉइंट लिख लीजिए। एग्जाम में अगर कभी आपको ऐसा पूछ लेता है, अगर एग्जाम में कभी आपको ऐसा पूछ लेता है कि प्रीपोजिशन के बाद में, प्रीपोजिशन के बाद, प्रीपोजिशन के बाद अगर आपसे पूछता है हु या होम, तो आप क्या लगाएंगे? ये मैंने कहा प्रीपोजिशन के बाद में अगर आपसे कुछ पूछ लेता है इन दोनों में से ये, तो मैंने कहा इस कंडीशन में आप दोनों में से क्या लगाएंगे? मैंने कहा प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस आती है, और ऑब्जेक्टिव केस कौन से? होम है। जैसे प्रीपोजिशन केस है, मैंने कहा बाई होम, सुना है ना, ये पैसिव वॉइस के अंदर बाई होम, टू होम। तो ध्यान रखिएगा प्रीपोजिशन के बाद में अगर मुझे इन दोनों में से कोई चीज पूछता है कि जी क्या आना है, ये जनरली बता दो 99.99% बाई और टू ही देगा। 99.99% में लिख के दे रहा हूं कि ऐसा ही देगा, और उसके बाद में हु लगा देगा। लेकिन आपको क्या करना है? होम करना, रटना नहीं है, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद में ऑब्जेक्टिव केस आती है, और अभी हमने देखा जी ये ऑब्जेक्ट के लिए ही यूज होता है ये, और किसके लिए? व्यक्तियों के लिए यूज हुआ करता है ये। इतना कुछ लिख लीजिएगा एक बार ये, फिर हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं ये। अच्छा, ऐसा भी तो हो सकता है, पहले एक बार इसको नोट करिए, फिर दिमाग में मेरे और भी चीज आ रही है इसमें। ये सीएचएसएल के लिए डायमंड रूल्स और एरर की प्रैक्टिस से काम कर लेने से हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा जी। डायमंड रूल्स और एरर की प्रैक्टिस सीट जो डाल रखी है वो, मतलब डायमंड रूल्स ऑफ ग्रामर जो हमने आपके पीडीएफ डाली हुई है, आप वो भी कर सकते हैं, उससे भी काम हो जाएगा आपका। वूज का मतलब होता है पॉजेसिव केस। वूज का जो अर्थ है ना, ये वूज जो काम करता है वो पॉजेसिव के लिए काम करता है। ये सभी सब्जेक्ट के लिए यूज करते हैं ये। सभी सब्जेक्ट का मतलब है चाहे वो जानवर हो चाहे कोई भी हो, एक तरह से ये मेरा कहने का मतलब ये है। ये पॉजेसिव केस होगी ये, जिसका अर्थ निकलता है जिसका। अच्छा, हिंदी भी आप लिख लीजिए ना एक बार, ये थोड़ा सा और आपको क्लियर होगा इससे। ये हुज का जो अर्थ निकलता है वो निकलता है जिसका या जिसकी। इसका मीनिंग निकलता है हिंदी में जिसका या जिसकी, पोजीशन को शो करता है ये, जिसका या जिसकी। और हु जो होगा ना, ये इसका अर्थ निकलता है जो। हु का अर्थ निकलता है जो, होम का अर्थ निकलता है जिसको। ये जो, जिसको, ये जिसका, जिसकी। और विच का अर्थ जो निकलता है वो निकलता है जो या जिसको। जो या जिसको बोलेंगे, ऐसा क्यों? क्योंकि जब मैं कह रहा हूं कि जो ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट दोनों की जगह यूज कर सकते, तो इसका मतलब जो या जिसको, जो या जिसको। और ये जो है ये भी ऑब्जेक्ट और क्या, सब्जेक्ट के लिए यूज करते हैं इसको भी हम, ये ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट। ये तो इसका भी अर्थ क्या निकलना है? जो या जिसको, जो या जिसको, ये इसका मीनिंग निकलेगा ये। देखिए मैं बताऊं आपको, हु का जो यूज है वो पर्सन के लिए होगा। पहली चीज तो ये दिमाग में डाल लो आप, किसके लिए होगा? पर्सन के लिए। सब्जेक्ट के स्थान पर होगा, जैसे कि आई है सब्जेक्ट होता है, वैसे ये सब्जेक्ट के स्थान पर यूज होता है ये। दूसरा अर्थ निकलता है उसका हिंदी में जो। दूसरी बात देखिएगा, ये हुम का अर्थ क्या निकलता है? इसका अर्थ निकलता है जिसको। ऑब्जेक्ट के स्थान पर यूज होगा, व्यक्ति के लिए यूज होगा, यहां तक खत्म। मैंने कहा बात आती है पॉजेसिव केस की। सब्जेक्ट भी ले लिया आपने, ऑब्जेक्ट भी ले लिया, बात आएगी पॉजेसिव केस की। तो मैंने कहा पॉजेसिव केस क्या होती है? हुज हुआ करती है ये। क्या होती है? हुज होती है ये सभी के लिए आती है, ये सभी के लिए। ये यहां ऑल सब्जेक्ट का मतलब ये नहीं है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ही है। इसका मीनिंग ये है कि ये व्यक्तियों के लिए भी यूज होगी
और जानवरों के लिए भी यूज होगी। ये मेरा कहने का तात्पर्य ये है, किसी चीज के लिए, जानवर के लिए, उसके लिए ये, इसका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट से लेना देना वो नहीं है ये, क्योंकि ये तो पॉजिटिव केस है ना ये। फिर मैंने बात की विच की, है विच का अर्थ निकलता जो या जिसको, ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों की जगह यूज हम इसको कर सकते हैं ये। और मैंने कहा ये एनिमल और थिंग्स के लिए यूज होगा। फिर मैंने कहा जी दैट, ये दैट का यूज कहां करते हैं, सभी सब्जेक्ट का मतलब ये है, इसका मीनिंग ये निकला है कि जी ये जानवरों के लिए भी यूज होगा और व्यक्तियों के लिए भी यूज होगा ये। और फिर मैंने कहा प्रीपोजिशन के बाद में अगर आपसे इनका यूज पूछता है हु और होम से, तो आप क्या लगाएंगे, होम का यूज करेंगे ये। और ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों की जगह यूज हो सकता है ये। तो ये था एक पूरा रिलेटिव प्रोनाउन का छोटा मोटा जो ग्राफ है, वो ऐसा कुछ बना करता है ये। अब बोले कि ऐसा हो जाए तो, कि एक तो आ जाए पर्सन, देखिए एक तो क्या आ जाए, पर्सन आ जाए, और एक आ जाए जानवर, मतलब कि एनिमल। तो बोले कि जी इनके लिए मैं क्या यूज करूंगा, मैंने कहा पर्सन और एनिमल ये। और बोले दोनों आ गए तो देखो हुआ क्या कि इसके लिए मैं हु का यूज कर लूं और इसके लिए डेट का यूज, सॉरी विच का यूज कर लूं, तो हु विच ऐसा तो कुछ होता है नहीं है। तो फिर बोले करूंगा कौन सा, उस कंडीशन में आप कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन यूज करेंगे, दैट का यूज करेंगे। इससे रिलेटेड भी एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं ये। पर्सन प्लस एनिमल अगर ऐसी केस आती है तो आप किसका यूज करेंगे, दैट का यूज करेंगे ये। किसका यूज करेंगे, दैट का, पर्सन प्लस एनिमल आने पर। ठीक है, अब देखिए, बोले यहां तक तो ये ठीक है। मैं एक बार थोड़ा सा और आपको हल्का फुल्का बता देता हूं। हु का यूज करते हैं हम व्यक्तियों के लिए, मतलब जानवर के लिए यूज नहीं होगा। सब्जेक्ट के स्थान पर इसका यूज किया जाता है, पहली चीज ये। होम का यूज व्यक्तियों के लिए होगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट के स्थान पर होगा, जैसे मी होता है नहीं ये, और जैसे आई। फिर मैंने कहा हुज, हुज का अर्थ निकलता है कि जी ये व्यक्तियों के लिए भी आप कर सकते हैं और जानवरों के लिए भी आप कर सकते हैं ये, किसी के भी लिए मतलब कर सकते हैं ये। और मैंने कहा पजेसिव केस होती है ये। बोले कि पजेसिव कैसे ही है, पजेसिव जैसे कि आई की क्या होती है, माई होती है ये। फिर हमने कहा जी विच और देट, विच और देट का यूज जो है वो हम, देखो विच का तो यूज किसके लिए होता है, एनिमल के लिए। इसको नोट मत करना, मैं हल्का फुल्का एक बार आपको रफली आइडिया दे रहा हूं, ऐसे हो रही है। एनिमल या थिंग्स के लिए यूज करते हैं किसका, विच का ये। ठीक है, यहां तक तो ये। दूसरा क्या, कि एनिमल और थिंग्स के लिए हम विच का यूज करते हैं, और इसके अलावा दूसरी चीज ये हुई कि इसका यूज हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों ही जगह हम यूज कर सकते हैं ये, मतलब आई और मेक की जगह ये। दैट का यूज कहां करते हैं, सबके लिए कर दो आप ये। जहां व्यक्ति आ रहा है, नहीं जहां हूं आ रहा है वहां हम दैट का यूज कर सकते हैं ये। जहां विच आ रहा है, जहां विच आ रहा है वहां हम दैट का यूज कर सकते हैं, मतलब कि ये सबके लिए यूज होगा ये। और ये सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की जगह यूज किया जाता है ये। यहां तक पॉइंट क्लियर है, यहां तक क्लियर हो तब तो हम आगे बढ़े। बाई होम और टू होम दोनों आ जाए तो, दोनों आ जाए तो मतलब कैसे, बाई होम और टू होम अगर वो वैसा क्वेश्चन आएगा नहीं, तो वो उठाएगा, मैंने आपको पैसिव वॉइस के अंदर बताया था कुछ अगर याद हो, नो वर्ब, नो वर्ब का जब हम बनाते हैं ये कैसे, हु, न्यू, हर, जैसे कि मेरे पास में ये है। मैंने कहा ये आपके पास में एक्टिव है। अब यहां जो वर्ब आ रही है वो क्या आ रही है, नो की सेकंड फॉर्म आ रही है। तो उस कंडीशन में नो की जब सेकंड फॉर्म है, यहां पर ये न्यू है, मैंने कहा नो के साथ में जब पैसिव बनाते हैं, नॉन थर्ड फॉर्म होती है, उसके साथ हम टू का यूज करते हैं ये। किसका, टू का यूज करते हैं। तो ये बाई होम से नहीं बनेगा, ये किससे बनेगा, टू होम। टू होम वाज सी नॉन, ये बनेगा इसका एक्टिव से पैसिव। ये क्या बनेगा, एक्टिव से पैसिव ये। तो बाई होम टू होम वाली कंडीशन एरर में नहीं पूछेगा, यहां पूछेगा जनरली ये।
पैसिव वॉइस के क्वेश्चन में ही। उसके बाद लिखिएगा, एक अच्छा पॉइंट है, ये पॉइंट लिखने से पहले कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं हम, ये एग्जाम में जो पूछे हुए हों उन्हीं को ही। लिखिए, द कार आई बॉट द कार आई बॉट yesterday the car I bought yesterday was very costly, very costly। ऑप्शन है आपके पास में who, ऑप्शन है आपके पास में who, ऑप्शन है आपके पास में which, ऑप्शन है आपके पास में whose, और ऑप्शन है आपके पास में whom। चार ऑप्शन आपके पास में थे, आपको जो लगे आप वो बता सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार। द कैंडिडेट the candidate fill in the blanks you recommended, the candidate fill in the blanks you recommended for the post, for the post is not good। ए पार्ट है who, बी पार्ट है which, सी पार्ट है whose, सी पार्ट क्या है whose, और डी पार्ट है whom। द काउ who oblique which is grazing, is grazing in the field, in the field is not mine। The sun rays, the sun rays give us, give us life, is the
ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी। यहां आपको भरना है हु होज होम और होज। ये चार क्वेश्चन आपके पास में ये, और इनको आपको करना है। एक दो क्वेश्चन और लिख लेते हैं। 5 नंबर पर जो क्वेश्चन है वो है द मैन एंड हिज डॉग हिज डॉग हु विच और दैट। द मैन एंड हिज डॉग हु विच दैट was या were wandering were found dead। ये 5 क्वेश्चन आपके पास में, और जो आपको आंसर लगे इच्छा अनुसार आप वो अपना आंसर दे सकते हैं। ये यहां तक नोट करिए। द मैन एंड हिज डॉग हु विच दैट was या were wandering were found dead। जी देखते हैं सही है या गलत है आपका। पहला क्वेश्चन कहां है? ये है द कार। पहला क्वेश्चन है द कार आई बॉट yesterday was very costly। बात किसकी कर रहा है? कार की। किसकी कर रहा है? कार की बात कर रहा है, मतलब कि पर्सन नहीं है। पहली चीज तो ये हुई। जब पर्सन नहीं है तो उस कंडीशन में आप सबसे पहले दो को काट देंगे। ये बोलेगी जी किस किस को? देखिए आप कट कर देंगे हु को और होम को। ठीक है, अब बात आती है विच और हुज की। हुज का मतलब होता है पजेसिव केस, मतलब जैसे कि मैंने कहा माई हिज, तो इसके बाद तो नाउन आना चाहिए। क्या कुछ ऐसा है? यहां नहीं है, कट कर दो। ये कौन सा आ जाएगा? विच आ जाएगा। ये नंबर 2 देखिएगा द कैंडिडेट यू रिकमेंडेड फॉर द पोस्ट इज नॉट गुड। ये कह रहा है कि वो कैंडिडेट जिसको तुमने रिकमेंड किया था, ये जिसको तुमने रिकमेंड किया था, मतलब कि एक तरह से ये यहां ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है हमें ये, और ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है। पर्सन की अगर बात हो रही है तो देखो पहली चीज तो ये है कि आप देखो कट क्या करेंगे। ये सबसे पहले कट करने वाले आदतें हमें बनानी पड़ेगी। ये तो मैंने कहा देखो हुज तो आएगा नहीं क्योंकि पजेसिव केस के लिए आता है ये। मैंने कहा विच आएगा नहीं क्योंकि कैंडिडेट की बात कर रहा था, पर्सन है ये। मैंने कहा इन दोनों में से आपको लगाना था ये, और मैंने कहा जी कैंडिडेट जिसको तुमने रिकमेंड किया है, ये जिसको तुमने रिकमेंड किया, मतलब कि ऑब्जेक्ट की हमें रिक्वायरमेंट थी। ये ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है तो हम क्या लगाएंगे? ये होम लगाएंगे। यहां आगे चलते हैं और थर्ड नंबर में देखते हैं द काऊ। मैंने कहा जी काऊ क्या है? ये जो काऊ है वो है एनिमल, मतलब कि जानवर, और जानवर है तो उसके लिए हमारे पास ऑप्शन है दो, हु और विच है। तो हु और विच में से क्या आएगा? हु और विच में से जो है वो आएगा कौन सा? विच वाला। अब बात करते हैं 4 नंबर, द सन रेज गिव। देखो वर्ब तो यहां है, ये यहां नाउन है कि? ये बिल्कुल नाउन है जी। पजेसिव केस की बात कर रहा, सूर्य, सूर्य जिसकी किरणें। और मैंने कहा हुज का यूज हम दोनों के लिए करते हैं, पर्सन के लिए भी करते हैं और
बाकी और जितने भी हैं, चाहे वो चीजें हो, जानवर, सबके लिए हम करते हैं ये पॉजिटिव केस में ये। तो हमें पॉजिटिव केस की रिक्वायरमेंट थी, हु होगा नहीं। अच्छा, हुज दो बार लिख दिया था यहां पर ये, तो मैंने कहा कौन सा आएगा ये, हु जाएगा यहां पर ये, कि जिसकी किरणें, तो ये एक तरह से माई मान लो आप इसको, ये नाउन कर दो इसको ये। उसके बाद देखिए कौन सा है, 5 नंबर ये। 5 नंबर में क्या कह रहा है, द मैन एंड हिज डॉग, द मैन एंड हिज डॉग। तो मैंने कहा जी अगर ये कंडीशन आती है, द मैन एंड हिज डॉग, मतलब पर्सन प्लस जानवर, या पर्सन प्लस कोई चीज भी हो सकती है। मैंने कहा क्या हो सकता है, पर्सन प्लस एनिमल, या एनिमल की जगह अगर कोई चीज हो, तब भी ध्यान रखिएगा आप यूज किसका करते हैं, आप यूज करते हैं दैट का। किसका यूज करेंगे, दैट का। तो मैंने कहा इनमें से किसका यूज करेंगे, आप दैट का यूज करेंगे। फिर हमने यहां ये लिखा कि जो वाज या वर, तो मैंने कहा रिलेटिव प्रोनाउन के बाद आने वाले जो वर्ब होती है उसका एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग आती है। तो सबसे पहले मैं यहां लगा देता हूं दैट। आपने दैट किसके अकॉर्डिंग लगाया, क्या मैन के अकॉर्डिंग, क्या डॉग के अकॉर्डिंग, नहीं, आपने इस पूरे के अकॉर्डिंग लगाया ये, इस पूरे के अकॉर्डिंग लगाया। इसका मतलब हुआ ये इसका पूरा एंटीसीडेंट हुआ। ऐसा तो है नहीं कि जी हिज डॉग ही हो जाएगा ये। तो जब पूरा एंटीसीडेंट हुआ, तो इसका मीनिंग क्या निकला कि जी ये जो है ना, ये क्या है, सिंगुलर है प्लूरल है, दोनों अलग अलग है, मतलब कि प्लूरल है। और प्लूरल है तो आप यूज किसका करेंगे, वर का यूज करेंगे। कभी कभार ऐसा भी क्वेश्चन उठ जाया करता है ये। कौन सा, ये भी जो वर्ब से रिलेटेड नहीं है वो भी उठ जाता है ये। तो कौन सा आएगा, वर आएगा यहां पर, ये क्या आएगा, वर आएगा। उसके बाद लिखिएगा स्पेशल केस ऑफ, स्पेशल केस या स्पेशल रूल फॉर यूज ऑफ दैट। दैट के कुछ स्पेशल रूल होते हैं जिससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है ये। वो क्या है देखिएगा, सुपरलेटिव डिग्री की जब बात करेंगे, ये पहली चीज, ये सुपरलेटिव डिग्री के बाद आप हमेशा दैट का ही यूज करेंगे ये। सुपरलेटिव डिग्री के बाद, सुपरलेटिव डिग्री के बाद दैट का यूज किया जाता है। किसका करते हैं, दैट का यूज करते हैं सुपरलेटिव डिग्री के बाद में। ये पहला पॉइंट ये है, लिखिए आप एक बार इसको, ये कि जो स्पेशल कुछ रूल्स होते हैं इसके दैट के, ये पहला है ये। और उसके बाद में है ऑल के बाद में, ऑल, सैम, ऑल, सैम, नथिंग, नथिंग, नन, लिटिल, फ्यू, फ्यू, ओनली, ओनली, everyone, everybody, everyone, everybody। इन सब के साथ हम यूज करते हैं किसका, दैट का ही यूज करते हैं ये। इनमें से इंपॉर्टेंट कौन से हैं वो भी मैं बता दूं, ये रूल मैं डायमंड रूल से बता चुका हूं आपको, मुझे कुछ ऐसा अभी याद आ रहा है शायद ये। ऑल, सैम और ओनली, मैंने कहा ये तीन चीज, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी आपके लिए एग्जाम में। ऑल, सैम और ऑल, ऑल, सैम और ओनली, ये इन तीन को थोड़ा ज्यादा एग्जाम में उठाया जाता है ये। ठीक है, उसके बाद में लिखिएगा, लिखिए इंटरोगेटिव प्रोनाउन, इंटरोगेटिव प्रोनाउन हु एंड व्हाट।
के बाद लिखिए इंटरोगेटिव प्रोनाउन हु और व्हाट के बाद बाद रिलेटिव प्रोनाउन रिलेटिव प्रोनाउन रिलेटिव प्रोनाउन दैट का यूज करते हैं, दैट का यूज करते हैं। किसके बाद में? दो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन मैंने यहां लिखे हैं, हु और व्हाट। इनके बाद में जो रिलेटिव प्रोनाउन हम यूज करते हैं वो कौन सा करते हैं? दैट का यूज करते हैं। ये व्हाट इज इट, ये है क्या है जो, व्हाट इज इट दैट मैक्स लाइफ हैप्पी, कि वो क्या चीज है जो आप मतलब लाइफ को खुशी बना मतलब हैप्पी बनाते हैं एक तरह से। ये तो मैंने कहा इंटरोगेटिव प्रोनाउन, बोले पता कैसे चला? मैंने देखो पहली चीज तो ये है कि जी इंट्रोगेटिव साइन आ रहा है, कि बिल्कुल आ रहा है ये। तो मैंने कहा व्हाट का यूज कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं ये। मैंने कहा इससे पहले एंटीसीडेंट का हम वो तो हालांकि रिलेटिव प्रोनाउन की तरह करेंगे, लेकिन यहां देखिए इंट्रोगेटिव साइन आ रहा है ये, तो मैंने कहा यहां व्हाट हमने लगाया इस जगह ये। मैंने कहा इस कंडीशन में जब आगे ऐसा कुछ पूछता है, ये किसी और प्रोनाउन का यूज पूछता है, तो उस कंडीशन में किसका यूज करते हैं? दैट का यूज करते हैं। हालांकि ऐसा क्वेश्चन कभी एग्जाम में पूछा नहीं है, लेकिन फिर भी पता होगा तो हमारे लिए सही रहता है ये। जी ठीक, लिखिएगा दिस इज द बेस्ट चांस, दिस इज द बेस्ट चांस दैट आई हैव, दिस इज द बेस्ट चांस दैट आई हैव एवर गॉट। देखिए सुपरलेटिव डिग्री है कि? बिल्कुल अजी है, सुपरलेटिव डिग्री है। तो मैंने कहा इस कंडीशन में अब यहां कोई पूछता है ये, तो आप यहां क्या लगाएंगे? दैट का ही यूज करेंगे। एग्जाम में क्या करता है जनरली, यहां हु या विच का यूज कर देता है, जनरली हु का यूज कर देता है ये। तो मैंने कहा ध्यान रखिएगा इस चीज का कि सुपरलेटिव डिग्री के बाद में आप किसका यूज करेंगे? दैट का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? दैट का यूज करेंगे। ये एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है, ऑल ऑल दैट glitters, all that glitters is all that glitters is not gold। हर चमकने वाली चीज सोना नहीं हुआ करती है, कहावत है ये। मैंने कहा ध्यान रखिएगा ओल के बाद में भी आप किसका यूज करेंगे? किसका करेंगे? दैट का ही यूज करेंगे ये। ठीक है, उसके बाद देखिए दिस इज द ओनली कैंडिडेट, दिस इज द ओनली candidate, this is the only candidate that is eligible for this post, फॉर दिस पोस्ट। ये तो मैंने कहा ध्यान रखिएगा ओनली के साथ भी आप किसका यूज करते हैं? आप ओनली के साथ भी दैट का ही यूज करते हैं। ये ऑल के साथ दैट का यूज करते हैं, सुपरलेटिव डिग्री के साथ भी किसका यूज करते हैं? दैट का ही यूज करते हैं। ये किसका यूज करते हैं? दैट का ही। this is the this is the same boy that
हेल्प्ड मी ऑन द वे। तो मैंने कहा कि द सेम, सेम के बाद में आप किसका यूज करेंगे, दैट का यूज करते हैं। एग्जाम में क्या करता है वो चीज भी मैं आपको एक बार बता देता हूं। यहां एग्जाम में क्या करता है, इस दैट की जगह विच दे देता है। ये क्या देगा, विच दे देगा ये, जबकि सही ये है। सही कौन सा है, दैट सही है। ये विच का यूज करते हुए यहां ऐसा बता दिया जाता है। ये नोट करिएगा आप एक बार, ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और अच्छे खासे क्वेश्चन इनसे रिलेटेड आया करते हैं ये। ठीक है, उसके बाद लिखिएगा रिलेटिव प्रोनाउन के बाद लिखिए रिलेटिव प्रोनाउन के साथ, रिलेटिव प्रोनाउन के साथ कंजंक्शन, जैसे कि एंड बट, कंजंक्शन एंड बट का प्रयोग, का प्रयोग या यूज नहीं किया जाता है। किसके साथ में, रिलेटिव प्रोनाउन के साथ कंजंक्शन जैसे कि एंड और बट, इनका यूज नहीं किया जाता है। जैसे दिस इज द मैन, दिस इज द मैन, दिस इज द मैन, एंड हु, एंड हु वर्क्स वेरी हार्ड। तो मैंने कहा यहां पर रिलेटिव प्रोनाउन क्या है, ये रिलेटिव प्रोनाउन यहां पर हु है। ये तो मैंने कहा रिलेटिव प्रोनाउन के साथ आप इनका यूज नहीं करेंगे कभी भी, एंड और बट का, इनका। ये तो यहां से ये गलत है। ये क्या है, यहां ये गलत है, एंड। ये तो एंड और बट का आप यूज नहीं करेंगे। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन कोई आज तक आया नहीं है, लेकिन हो सकता है आगे चलकर पूछ लिया जाए। उसके बाद लिखिएगा इन विच, इन विच का अर्थ निकलता है जिसमें, इन विच का मतलब क्या निकलता है, जिसमें। फॉर विच का मतलब होता है जिसके लिए, फॉर विच का अर्थ क्या निकलता है, जिसके लिए। इसका फायदा कभी कभार आपको क्लोज टेस्ट में हो सकता है, ये जिसके लिए। और फिर लिखिए अबाउट विच, अबाउट विच का मतलब निकलता है जिसके बारे में।
जिसके बारे में। लेकिन एक पॉइंट शायद हम थोड़ा सा भूल गए, एक क्वेश्चन मेंस में पूछा हुआ है, वो पॉइंट कौन सा था? हाँ, लिखिएगा, विच का। विच का जो यूज है ना, ये वो हम चॉइस के लिए भी करते हैं। ये किसके लिए? चॉइस के लिए। जैसे मैंने कहा कि जी किसने जग तोड़ दिया, ये अब मुझे पता नहीं कि कौन सा सर्वेंट ने तोड़ा ये, तो मैं कहना चाह रहा हूं कि इनमें से किसने तोड़ा, मतलब कौन सा सर्वेंट ऐसा था जिसने इसमें इसमें मतलब ये जो जग है एक तरह से ये वो तोड़ा है। ये तो मतलब चॉइस की जब बात की जाती है नहीं, तो चॉइस के सेंस में हम, चाहे वो पर्सन हो चाहे वो एनिमल हो, मतलब हम सभी के लिए यूज करते हैं किसका? विच का। चॉइस की बात की जाएगी तो विच का यूज चॉइस के लिए, चॉइस के लिए सभी के साथ यूज किया जाता है। ये क्वेश्चन क्योंकि मुझे ऐसे दिमाग में आया कि क्वेश्चन पूछा हुआ है, सही, सभी के साथ किया जाता है, सभी के साथ किया जाता है। ये विच का जो यूज करते हैं नहीं हम, वो हम चॉइस के लिए क्या करते हैं, वो सबके साथ यूज होता है। ये लिखिएगा एक बार इस पॉइंट को आप ही। तो जब बात होगी सिलेक्शन की और चॉइस की, सिलेक्शन की और चॉइस की, तो उस कंडीशन में ध्यान रखिएगा, सिलेक्शन और चॉइस के लिए हम जो है विच का यूज सभी के लिए करते हैं, चाहे वो जानवर हो, चाहे मतलब चाहे वो लिविंग हो चाहे वो नॉन लिविंग हो, ये हम सब के लिए यूज करेंगे ये। जैसे विच ऑफ द सर्वेंट्स, कि इनमें से कौन सा, मतलब ये विच ऑफ द सर्वेंट्स। दूसरी चीज ये भी बता दो आपको मैं कि विच ऑफ द सर्वेंट्स ये, अभी अगर ये बात कर रहा है कि इनमें से कौन सा सर्वेंट है ये, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां जो आप ये नाउन यूज कर रहे हैं, आपको चॉइस करनी है, तो चॉइस का एक में से हो सकते हैं नहीं, इसका मतलब ये हुआ कि चॉइस भी करनी है, तो इस कंडीशन में हमें इसका यूज, ये क्या यूज होगा? ये प्लूरल यूज होगा। ये कैसे यूज होगा? प्लूरल यूज होगा, क्योंकि चॉइस की बात कर रहा है, सिलेक्शन की बात कर रहा है, तो जाहिर सी बात है एक में से एक तो आएगा नहीं, कम से कम दो तो होने ही चाहिए। तो चॉइस की और सिलेक्शन की जब बात की जाती है, ध्यान रखिएगा विच का यूज दोनों के लिए कर देते हैं हम। देखिए सेंटेंस लिखेगा एक, दिस इज द बैग, दिस इज द बैग, दिस इज द बैग इन विच जिसमें, इन विच आई केप्ट मनी, कि जिसमें मैंने पैसे रखे थे, वही बैग है ये। तो जिसमें के लिए अभी मैंने बताया ना, इन विच, अबाउट विच, जिसके बारे में, तो उनका मीनिंग ये निकलता है, तो इनका फायदा कभी कभार हमें क्लोज टेस्ट के अंदर हो जाता है ये। ठीक है, अब लिखिए वाट। वाट से रिलेटेड भी क्वेश्चन मेंस लेवल तक पूछे जाते हैं ये। लिखिएगा यूज ऑफ वाट। यूज ऑफ वाट, वाट का मतलब क्या निकलता है? इसका अर्थ निकलता है हिंदी में जो, इसका मीनिंग क्या निकलता है हिंदी के अंदर? जो। इसका अर्थ निकलता है जो। पहला पॉइंट लिखिएगा, इसका यूज बिना किसी एंटीसीडेंट एंटीसीडेंट के किया जाता है। इसका यूज इसका यूज
बिना किसी एंटीसीडेंट के किया जाता है। इसका जो यूज करते हैं नहीं हम बिना किसी एंटीसीडेंट के किया जाता है, मतलब कि इससे पहले सब्जेक्ट नहीं आता है। ये इससे पहले सब्जेक्ट नहीं आता है, इसका मीनिंग ये निकलता है कि इससे पहले सब्जेक्ट नहीं आता है। ये इससे पहले सब्जेक्ट नहीं आता है। पहली चीज तो ये कि इसका अर्थ क्या निकलेगा, जो। दूसरा अर्थ यह हुआ कि बिना किसी एंटीसीडेंट के हम इसका यूज करते हैं। ये तीसरा क्या है कि जी ये करते किस चीज के लिए हैं, वो भी हमें पता होना चाहिए। यह हम यूज करते हैं, इसका जो यूज है वो स्टेटमेंट के लिए। तीन चीज के लिए जनरली हम क्या करते हैं, ये कौन कौन सा, स्टेटमेंट, थिंग्स, स्टेटमेंट, थिंग्स और वर्क, मतलब कोई कार्य के लिए। जनरली एग्जाम में उठा था स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन ये। तो पहली चीज तो ये हुई कि इसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए कि व्हाट का मतलब एज ए रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में जब मैं यूज कर रहा हूं, तो पहली चीज ये है कि इससे पहले एंटीसीडेंट का यूज हम नहीं करते हैं। दूसरी चीज ये हुई कि इसका मीनिंग क्या निकलेगा, इसका जो मीनिंग निकलेगा वो निकलेगा दोस्त क्या, जो निकलेगा। ये दो पॉइंट तो यहां पर हुई है। तीसरा कि इसका यूज हम जनरली स्टेटमेंट के लिए, जैसे कहते हैं ना कि मैंने जो कहा वो तुमने किया या नहीं किया, एक तरह से ये तो मैंने कहा जनरली जो है, या यूं कह सकते हैं एक तरह से कि जो मैंने लिख दिया नहीं वो लिख ही दिया। समझ रहे हो, जो मैंने कह दिया वो कह ही दिया, जो मैंने कह दिया वो कह ही दिया, मतलब एक तरह से ये। या मैं कह सकता हूं कि जो तुमने मुझे कहा था, जो तुमने मुझे कहा था वो सही नहीं है, वो सही नहीं है। जी देखिए, तो पहली चीज तो ये हुई कि इससे पहले एंटीसीडेंट नहीं आता है। क्या नहीं होगा, एंटीसीडेंट का आप यूज नहीं करते हैं। ये मैंने एक सेंटेंस लिखा कि जी व्हाट आई हैव रिटन, व्हाट आई हैव रिटन कॉमा आई हैव रिटन, जो मैंने लिख दिया नहीं है वो लिख दिया बस। तो मैंने कहा पहली चीज तो इसका अर्थ निकलता है जो। दूसरा यह है कि जिससे पहले एंटीसीडेंट नहीं आएगा, एंटीसीडेंट का यूज हम नहीं कर रहे हैं यहां पर। ये तो ये अपनी जगह सही है, ये अपनी जगह सही है। फिर एक सेंटेंस मैंने लिखा, आई नो, आई नो, आई नो व्हाट यू वांट टू से, व्हाट यू वांट टू से, कि मैं जानता हूं जो तुम कहना चाहते हो। ये मैं जानता हूं जो तुम कहना चाहते हो। ये तो मैंने कहा इसका अर्थ क्या निकलता, जो। मैंने कहा इससे पहले एंटीसीडेंट नहीं आता, कुछ है यहां नहीं है, इसको मत मान लेना आई कोई, ये थोड़ी ना इसका एंटीसीडेंट। ये यहां तो डायरेक्टली देखो वर्ब आ रही है, पूरा सेंटेंस यहां तक आ चुका है। ये तो मैंने कहा इसका अर्थ निकलता है जो, इससे पहले एंटीसीडेंट का यूज नहीं करते हैं, इसका अर्थ क्या निकलता जो। तो इस तरीके से इनका यूज हम जनरली किया करते हैं। ये ठीक है।
लिख लिया ये? ठीक है। अब लिखिएगा कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन। ये फायदा करेगा क्लोज टेस्ट में। कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन, ये कौन सा है? कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन। बोले ये कैसे बनते हैं? ये जनरली ऐसे बनते हैं, हु, होम और विच। हु, होम और विच, इनमें अगर हम जोड़ देते हैं एवर या सो एवर, एवर या सो एवर, ये तो मैंने कहा उस कंडीशन में वर्ड कैसे बन जाएगा? जैसे मैं एवर जोड़ता हूं, ये तो क्या बन जाएगा? हु एवर। मैं होम में जोड़ता हूं तो बन जाता है होम एवर। विच में जोड़ता हूं तो बन जाता है विच एवर। क्या बन जाएगा? विच एवर। ये इसमें जनरली आपको हु और होम वाला उठाया जाता है क्वेश्चन ये। तो बोले कि इसमें डिफरेंस क्या होगा फिर होम में और होम एवर में? ये अगर हम बात करते हैं यहां से डिफरेंस की, ये तो डिफरेंस ये होता है, अगर मैं इसकी बात करूं, ये हु और हु एवर, इनकी अगर डिफरेंस की बात की जाए, अगर डिफरेंस की बात करें तो देखो, इससे पहले तो एंटीसीडेंट आता है, वो हमें पता है, और इससे पहले एंटीसीडेंट नहीं आता। सपोज करो एक क्वेश्चन पूछ लिया गया, हम्म, हाँ ठीक है, fill in the blanks, comes higher, comes here, gets reward। अब आपके पास में ये ऐसा क्वेश्चन आ चुका है, और इसमें आपको ये बोल दे कि जी इन दोनों में से आप किसका यूज करेंगे, ये कि हु का यूज करेंगे या हु एवर का यूज करेंगे, ये तो मैं आपको बता दूं, इससे पहले एंटीसीडेंट आता है, ये हम पढ़ चुके हैं अभी। ये एंटीसीडेंट आएगा इससे पहले, ये इससे पहले नहीं आएगा। इससे पहले एंटीसीडेंट का यूज नहीं करते हैं ये। तो मैंने कहा अगर आपको इन दोनों में से यूज करना पड़ता है ये, तो आप किसका यूज करते हैं? आप करते हैं हुएवर का ये। क्योंकि ऐसे आपको बताऊं मैं, ये फायदा कहां करेगा? सेंटेंस इंप्रूवमेंट, फिल इन द ब्लैंक्स और क्लोज टेस्ट, तीन जगह फायदा पहुंचाएगा आपको ये चीज। ये इनमें डिफरेंस करना कि हु एवर और होम एवर। ये होम में विच एवर में करना है तो भी वही आएगा, क्या कि विच वाले में एंटीसीडेंट आना जरूरी है और वहां एंटीसीडेंट नहीं आएगा ये। तो ये एंटीसीडेंट वाला जो होता है ना, यही कंसेप्ट इनमें अप्लाई हो जाता है कि उनमें आता है, इनमें नहीं आता है ये। तो मैंने कहा आप किसका यूज करेंगे? ये हु एवर का यहां यूज करेंगे ये। तो ध्यान रखिएगा, अगर एंटीसीडेंट नहीं है और आपके पास दोनों ऑप्शन दे दिए जाए, कौन कौन से, इसका अर्थ क्या निकलता है? इसका अर्थ निकलता है जो भी, कि जो भी यहां आता है ना, वो रिवार्ड लेता है ये, या रिवार्ड उसको मिलता है ये, जो भी। इसका अर्थ निकलता है ये। हु एवर का अर्थ क्या निकलता है? जो भी अर्थ निकलता है ये। ठीक है, ठीक है। तो समझ गए, केवल एंटीसीडेंट का ही अंतर होगा और कोई अंतर नहीं होगा इनमें। ये कि ध्यान रखेगा, इनमें हु विच, इनके अंदर हु में एंटीसीडेंट आता है इनसे पहले, और एवर वाले में एंटीसीडेंट नहीं आएगा। इसके अलावा कोई खास इसमें डिफरेंस है नहीं। क्लियर है? ठीक है जी, ठीक है, ठीक है। हम्म,
ठीक है, अब देखिए, हालांकि ये पॉइंट हम ये नहीं पढ़ा था हमने, कौन सा हुएवर वाला, ये शायद डायमंड रूल्स में, हाँ ये पढ़ा नहीं था, क्लोज टेस्ट में काम में आता है ये चीज ये। ठीक है, अब देखिएगा एक बार, मैंने कहा रिलेटिव प्रोनाउन का खेल तो था यहां तक ही, इसके अलावा कोई क्वेश्चन इसका बनता है नहीं है। अब मैं यहां से आपको एक चीज और बता दूं कि डायमंड रूल्स में हम कर चुके हैं, लेकिन मेरे हिसाब से उन चीजों को हम दोबारा अब नहीं पढ़ेंगे, इसको इसलिए मैंने बता दिया क्योंकि ये थोड़ी सी काम की चीज ज्यादा थी ये। डायमंड रूल्स में हमने पढ़ा था कि ध्यान रखिएगा, वन की जो पॉजेसिव केस होती है वो क्या होती है, वंस होती है, और रिफ्लेक्सिव केस क्या होती है, वन सेल्फ होती है। ये मैं पढ़ा चुका हूं आपको डायमंड रूल्स में, आप इस चीज को देख लीजिएगा, पूरा डिटेल में मैंने पढ़ा है ये, और अच्छे खासे क्वेश्चन में मैंने आपको दिए थे पीडीएफ के रूप में ये। जैसे मैंने कहा कि वन मस्ट रेस्पेक्ट वंस पेरेंट्स। तो इसमें क्या करता है एग्जाम में, जनरली क्या करता है, वंस की जगह जो है ना ये, वो हिज कर देता है या देयर कर देता है, ये ऐसे कुछ कंडीशन कर दिया करता है। और इसकी जो रिफ्लेक्सिव केस होती है वो क्या होती है, वन सेल्फ होती है ये। इस सेंटेंस को केवल आप लिख लीजिएगा, बाकी इसका कंसेप्ट मैंने सारा आपको उसमें बताया। एक क्वेश्चन मैं जरूर यहां लिखा देता हूं आपको। तो वन की पॉजिटिव केस क्या होती है, वंस होती है, और रिफ्लेक्सिव केस वन सेल्फ होती है, और एग्जाम में जनरली ये चीज किया करता है ये मैंने लिखा है पहले आपको ये। एक क्वेश्चन आप लिखिएगा, वन ऑफ द प्लेयर्स या वन ऑफ द ऑफिसर्स हैज one of the officers has gone या has completed मैं यहां वंस या हिज इन दोनों में से किसका यूज करूं, ये यहां से बता देंगे तो आपको पूरा पॉइंट क्लियर हो जाएगा। ये यहां आपको बताना है इसमें ये कि मैं यहां, अच्छा एक मिनट, हाँ वन ऑफ द ऑफिसर सही है ये, हाँ वन ऑफ द ऑफिसर्स हैज कंप्लीटेड वंस या हिज, इन दोनों में से एक चीज आनी है ये। आपके अकॉर्डिंग क्या आनी है बताइएगा एक बार। वन ऑफ द ऑफिसर्स, वन ऑफ द ऑफिसर्स गलत है जी, एक काम में से ही देखिएगा, वन ऑफ द ऑफिसर जी, वन ऑफ के बाद आने वाला, मैंने देखिए आप पॉइंट को नोट कर नहीं कर पा रहे, इसका मतलब क्योंकि मैंने ये पॉइंट आपको डायमंड रूल्स में बताया था ये कि वन यहां सब्जेक्ट है, ये वन सब्जेक्ट है, इसका मतलब केस कौन से आनी है, वंस आनी है, पॉजेसिव है। मैंने कहा यहां वन नहीं है, यहां वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन क्या है, प्लूरल है, और वर्ब कैसे आनी है, सिंगुलर। वर्ब सिंगुलर मतलब प्रोनाउन आगे सिंगुलर, यही तो मैंने स्टार्टिंग इस क्लास की यही तो की थी, यही तो मैंने किया था आपसे ये, वो विद अलोंग विद वो मैंने क्यों बताया था, वो इसीलिए बताया था ये। अब मैं कह रहा हूं कि ए वन ऑफ, एवरी वन ऑफ, एच ऑफ, जितने भी पॉइंट थे, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, तो उस कंडीशन में ध्यान रखिएगा, उनके बाद में नाउन या प्रोनाउन प्लूरल आता है, वर्ब सिंगुलर, लेकिन आगे आगे जो प्रोनाउन आएगा वो सिंगुलर आएगा, हिज या हर में से ये। तो मैंने कहा कि क्या वंस नहीं आएगा, यहां आप देखिए दोनों में डिफरेंस है सेंटेंस में, ये यहां और इस सेंटेंस के अंदर डिफरेंस है ये, तो मैंने कहा यहां यूज किसका करेंगे आप, हिज का करेंगे, ना कि वंस का करेंगे ये। ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में कभी कभार पूछ लिया जाता है ये। ठीक है, अब देखिएगा एक बार लास्ट में रिफ्लेक्सिव और एम्पेटिक प्रोनाउन क्या होते हैं वो बता देता हूं, उसमें हम डिटेल में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि मैं पॉइंट पहले स्टार लगा के लिख लीजिए।
ये सब चीज आपको डायमंड रूल्स में देखनी है, क्योंकि मैं वहां इसको पूरा क्लियर कर चुका हूँ ये रिफ्लेक्सिव को। ये डायमंड रूल्स के अंदर ये जो क्लास है हमारी, शायद वो 1 से लेकर 7 के बीच में है ये, तो वहां पर ये है रिफ्लेक्सिव वाला ये। तो आप वहां से इस चीज को नोट कर सकते हैं। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं वहां से ये। बस मैं थोड़ा सा यहाँ हल्का फुल्का बताऊंगा आपको कि रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक इनमें क्या डिफरेंस होता है। ये रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन के अंदर क्या डिफरेंस होता है, हम केवल इस चीज को ही यहां पर जिक्र करेंगे। ये पहले तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते क्या चीज है, ये जो सेल्फ और सेल्व्स वाले होते हैं नहीं, माई सेल्फ, वन सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्व्स, योर सेल्फ, योर सेल्व्स, ये जितने भी होते हैं, आवर सेल्फ, ये सारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ये हुआ करते हैं। जो लास्ट वाली टेबल के अंदर था ना, हमारे लास्ट वाला कॉलम था ये, वो ही है। अब मैंने कहा कि रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक, बोले इनमें क्या डिफरेंस है। हालांकि एग्जाम में नहीं पूछेगा आपसे कि जी इनमें डिफरेंस बताओ, क्या डिफरेंस है ये। तो मैंने कहा मैं 2 सेंटेंस यहां लिख देता हूं और आप भी देखेंगे एक बार। आई पास्ड माई सेल्फ द एग्जाम। आई पास्ड माई सेल्फ द एग्जाम। आई माई सेल्फ पास्ड द एग्जाम। तो मैंने कहा इन दोनों में क्या डिफरेंस है कि दी रिफ्लेक्सिव केस जो यूज हो रही है वो एक तो हो रही है वर्ब के बाद में, ये तो आ रही है वर्ब के बाद में, और ये आ रही है वर्ब से पहले, ये आ रही है वर्ब से पहले। तो जो वर्ब के बाद में यूज होती है, जो वर्ब के बाद में यूज होती है ये, तो मैंने कहा वर्ब के बाद जो हम यूज करते हैं, जैसे हमने यहां किया, तो इसको बोलते हैं हम रिफ्लेक्सिव। और जो वर्ब से पहले आप यूज कर रहे हैं उसको बोलते हैं एम्फेटिक। इसको क्या बोलते हैं, एम्फेटिक। इसको बोलते हैं एम्फेटिक और उसको बोलते हैं रिफ्लेक्सिव। ये बाकी यूज वगैरह कैसे होगा, कौन सी वर्ब है जिनके बाद में यूज होता है या नहीं होता, वो सारी चीज हम डायमंड रूल्स में पढ़ चुके हैं। ये पढ़ चुके हैं ना, एक बार ये बता दीजिएगा आप। ये मुझे तो ऐसे याद आ रहा है कि हम कर चुके हैं वो चीज ये। मेरे हिसाब से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मुझे ऐसे याद आ रहा है कि हम पढ़ चुके हैं शायद ये सारा का सारा। ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है ये। और यहां है आपके पास में रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक, थोड़ा सा बता दिया हमने। ये बाकी ये सारी चीजें तो उसमें पढ़ चुके हैं, तो शायद 1-2 घंटा खराब करने का कोई मतलब है नहीं, क्योंकि वहां मैंने पूरा डिटेल में आपको बताया है कि कैसे इसका यूज होता है। और वही चीज काम की थी उसमें, ये जो काम की चीज थी वो सारी बताई जा चुकी है आपको उसमें। और उसी चीज को लिखेंगे दोबारा तो शायद कोई मतलब नहीं, आपका भी टाइम खराब करना है फालतू में, फालतू कॉपी के पेज भी भरेंगे ये। तो आप वहां से इस चीज को लिख लीजिएगा, ये मैंने वहां करवा दिया ये चीज। ये डायमंड रूल्स के अंदर 1 से 7 तक की जो क्लास है उसके अंदर हम कर चुके हैं ये। वहां रिलेटिव प्रोनाउन भी हुआ है, लेकिन और यहां भी मैंने एक बार आपको करवा दिया है। यहां कुछ थोड़ी सी और चीज अलग थी ये। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये था प्रोनाउन का टॉपिक। प्रोनाउन से रिलेटेड आपको कैसा भी क्वेश्चन आ जाएगी, हो गया ना। हाँ ठीक है जी। तो मैंने कहा प्रोनाउन से रिलेटेड तो आपका कैसा भी क्वेश्चन आ जाए कभी गलत नहीं होगा ये। ऑर्डर वाला आप कर लेंगे। पॉजिटिव केस में क्या डिफरेंस होता है वो हमने कर लिया। डिस्ट्रीब्यूटिव जो प्रोनाउन हुआ करता है वो चीज हमने कर ली। रिलेटिव प्रोनाउन होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, यही तो होता है प्रोनाउन, और कुछ है नहीं फालतू की चीजें पढ़ने से मतलब है नहीं हमें ये। तो जितने भी क्वेश्चन अब आने हैं एग्जाम में प्रैक्टिस सेट में आएंगे, उम्मीद करूंगा मैं कि आप कर पाएंगे ये। और इसकी जल्दी ही हम टॉपिक वाइज जो टेस्ट जो क्वेश्चन होते हैं वो भी मैं आपके डाल दूंगा पीडीएफ के रूप में इसमें। अब जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे कल हम, वो करेंगे एडजेक्टिव। और छोटा टॉपिक है ये इससे, क्योंकि इसमें मेनली डिग्री पढ़ते हैं हम ये। उसके बाद एडवर्ब, वो इससे भी छोटा है। और एडवर्ब के साथ में करेंगे हम इन्वर्जन।
और फिर एक लास्ट टॉपिक कर देंगे कंजंक्शन डायमंड रूल्स के रूप में। मात्र 2 या 3 क्लास में हो जाएगा। ये छोटा टॉपिक है क्योंकि इसका काफी कंसेप्ट हम पहले पढ़ चुके हैं ये। तो एडजेक्टिव, एडवर्ब, इन्वर्जन और कंजंक्शन, और एक टॉपिक और आर्टिकल। अभी तो अच्छा ये भी पढ़ा है ना, ये बड़ा टॉपिक है ये भी, आर्टिकल। ये तो ये कुछ छोटे छोटे टॉपिक अब बचे हुए, तो इनको हम धीरे धीरे कर लेंगे। बाकी आप प्रैक्टिस टेस्ट देते रहिए, उनमें अगर इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो आप घबराए नहीं। टेस्ट में जैसा सॉल्यूशन बताया जाता है आप उससे के अकॉर्डिंग एक बार उसको मानेगा, हाँ ऐसे ऐसे रूल भी होता है। और जब टॉपिक होगा तो पूरी तरीके से वैसे ही क्लियर हो जाएगा ये। ठीक है, बाकी का मिलेंगे।